यस फ्रेंड्स, केस सिनेरियो इनकम टैक्स का 3 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था और बाकी के केस सिनेरियोज भी सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 2-3 पार्ट में कवर कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद अपने जीएसटी के पूरे जितने भी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और आप लोग जरूर जरूर से मेरे साथ प्रैक्टिस करना। सो फ्रेंड्स, लास्ट डिस्कशन पे 12 नंबर कवर कर लिया गया था। नाउ स्टार्ट विथ 13। जैसे नॉर्मल अप्रोच, क्वेश्चंस बड़े बड़े पैराग्राफ में रहते हैं, एक बार नॉर्मल रीड करना, कुछ दिमाग में दौड़ाना मत। जैसे एक बार रीड करने से पता चल जाएगा यहाँ पे क्या फैक्ट्स है। फिर जब अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, फिर उस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करके फिर अपने आंसर एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक बार जस्ट नॉर्मल एकदम सुपर फास्ट वंदे भारत के तरह एकदम एकदम स्पीड से दौड़ना। नरेंद्र शर्मा 54 years, Indian citizen, कैरिंग और रिटेल बिजनेस इन दुबई। दुबई वगैरह में नाम सुनने से पता चलता टैक्स सेवन कंट्री है, तो यहाँ पे डीम्ड रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया दिमाग में आ रहा होगा, भाई सोचना नहीं है, हमें क्या पता क्या पूछेंगे ये लोग। ही फ्रीक्वेंटली विजिट इंडिया फॉर बिजनेस पर्पज, डिटेल्स ऑफ हिज विजिट्स, came to India on 3rd December 2020, left 26 April 21, again came to India on 9/9 and left 10th 1/24, again came to India on 27 December 24 and left on 20 Feb 25. Afterward he decided to shift permanently in India. Finally वो भारत माता की जय, भारत में लौट आया and close his business. So he came to India on 27th November and joined Indian company Cosmos Heritage Limited, registered office Mumbai। 1st December से ज्वाइन किया, नौकरी स्टार्ट किया। फ्रॉम December 1 he has taken rent flat 60,000 पर मंथ। सार्थक इंडियन रेसिडेंट, सार्थक प्रोवाइडेड पैन। तो रेंट वगैरह पे टीडीएस रहता है। आई डोंट नो क्या पूछेंगे, पेपर सेटर अभी ज़्यादा सोचना नहीं है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सैलरी, सैलरी का डिटेल्स, बेसिक सैलरी दोस्त यहाँ से फ्रॉम 1 दिसंबर से ही मिलेगा क्योंकि आपने नौकरी ज्वाइन किया 1 दिसंबर से। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस, डीएनएस अलावेंस रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, एचआरए भी है, अदर अलावेंसेस भी है। सैलरी में 4 पार्ट है। फॉर द पीरियड अप्रैल टू नवंबर इज बिजनेस इनकम अराइजिंग इन दुबई 26 lakh and turnover in 24-25 lakh, 24-25 95 lakhs. He is not liable to pay tax in Dubai। तो एक फीलिंग्स आता है इंडियन सिटीजन नॉट लाइबल टू टैक्स एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, और इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख तो इंडिया के डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे। अभी आंसर नहीं सोचना है। इज एक्टिव इन इक्विटी ट्रेडिंग आफ्टर कमिंग टू इंडिया। फर्स्ट परचेज किया फर्स्ट स्माइल लिमिटेड का 10 दिसंबर को 250 203 ब्रोकरेज। फिर और परचेज किया रेनबो का, और परचेज किया मेगा सर्विस का, फिर सेल किया फर्स्ट स्माइल का शेयर्स, फिर परचेज किया मेगा सर्विस, फिर सेल किया मेगा सर्विस का, फिर परचेज रेनबो, रेनबो सेल फर्स्ट स्माइल मेगा। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस, ब्रोकरेज वगैरह सब बता दिए। रेनबो लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 200% 28 Feb, face value 10, record date 31st January। He wants to exercise of option to shift out default। नॉर्मल स्कीम पे आप टैक्स देंगे। बेस्ड ऑन द इफेक्ट चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ नरेंद्र फॉर प्रीवियस ईयर। अब अपने को देखना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ नरेंद्र। सो रेसिडेंस स्टेटस के लिए तो 182 डेज वाला क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 63 65 भी देख सकते हैं, और डीम्ड रेसिडेंट का भी हो सकता है, इंडियन सिटीजन है और दुबई में नॉट टैक्सेबल, इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर होना चाहिए। सो इंडियन इनकम तो यहाँ पे देख लेंगे, ये सब इंडियन इनकम दिया है, और यहाँ पे सेल भी किया है, डिविडेंड भी मिला है। अगर 15 लाख को पार कर लेता है इंडियन इनकम तो वो डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे, और डीम्ड रेसिडेंट RNOR ही बनता है। आइए देखते हैं इसको लेकर, फर्स्ट पैराग्राफ में सब कुछ लिखा है। इंडियन सिटीजन इंपॉर्टेंट है, कैरिंग और रिटेल बिजनेस ही फ्रीक्वेंटली विजिट डिटेल्स। वो दुबई में ही रहता है, इंडिया में नहीं रहता है, वो इंडिया में घूमने आया था, विजिट इन इंडिया। सो ये 3rd दिसंबर
2021 23 24 ये सब 24 25 ये नहीं देखना है। करेंट ईयर हमारा करंट ईयर 25 26 है। सो 25 26 में कितना दिन भारत में था पहले वो देखते हैं। फिर उसके बाद अक्टूबर डिसाइडेड टू शिफ्ट परमानेंटली एंड क्लोज हिज बिजनेस। ही केम टू इंडिया ऑन 27 नवंबर को भारत आ गया। 27 नवंबर से 31 मार्च 26। सो दोस्तों नवंबर में 27 काउंट होगा। 27 28 29 30 नवंबर में 4 दिन, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी 28, मार्च 31। 4 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 125 डेज हो गया। तो 182 डेज वाला क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं किया। अब वो इंडियन सिटीजन है, घूमने नहीं आ रहा है, वो इंडिया में सेटल होने आ रहा है। तो यहाँ पे 60 डेज वाला कंडीशन प्लस 365 डेज वाला कंडीशन भी देख लेते 4 PPY में। 4 PPY 24 25 23 24 22 23 21 22 यहाँ पे टोटल 365 डेज हो गया तो ठीक है। अदरवाइज डीम्ड रेसिडेंट का भी देखेंगे 24 25। सो ये है 20 दिसंबर 24 से 25, दिसंबर में 27 28 29 30 31, दिसंबर में 5, फेब में गया, जनवरी फेब में गया तो फरवरी 20। उसके बाद 23 24 में देखते हैं। ये है 23 24 सितंबर में आया, सितंबर 9 से रहेगा। तो सितंबर 30 डेज का होता है, 8 दिन हटा दीजिए तो सितंबर में 28, अक्टूबर, नवंबर और गया कब, जनवरी में गया। सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में 10 दिन। अब 22 23 में, 22 23 में है ही नहीं। 21 22 में, 21 22 में 26 डेज हैं। तो ये सब कुछ 365 डेज नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ से वो बन गया नॉन रेसिडेंट। लास्ट ऑप्शन है सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लाइबल टू टैक्स एनीवेयर और इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख। सो डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे RNOR। तो अब इंडियन इनकम के पीछे भागते हैं दोस्तों। इंडियन इनकम में सैलरी है 275,675, 120, 200। HRA में तो कुछ एग्जिबिशन भी होता है 1,56,000। एक बार इंटू 4 करके देखते हैं। सो दोस्तों इनका इनकम 20 लाख प्लस हो जाता है, अभी और भी इनकम है। सो डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे, डीम्ड रेसिडेंट। सो 1 का ऑप्शन डी डीम्ड रेसिडेंट। Deemed resident, Narendra Sharma is not a resident since he does not fulfill any of the two condition. He is deemed resident because Indian citizen income other than foreign 15 lakh not liable to tax in Dubai. So first one done. So RNOR बन गए RNOR। दूसरा, which of the following statement correct in respect of dividend paid by Rainbow Limited to Narendra? तो रेनबो लिमिटेड ने डिविडेंड दिया था। रेनबो लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 200% 28 फेब को, फेस वैल्यू 10, रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी, रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी को है। तो रेनबो लिमिटेड का आपके पास कितने शेयर्स है वो देखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं।
डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो लिमिटेड एग्जेम्प्ट नहीं, डिविडेंड टैक्सेबल होगा. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो लिमिटेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र, बट डिविडेंड लेस देन 10,000 नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. 10,000 से कम होगा, टीडीएस नहीं, देख लेंगे. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम, ये तो गलत है. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो लिमिटेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र एंड टैक्स 525 इज टू बी डिडक्टेड. तो देख लेंगे अभी डिविडेंड कितना है. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो टैक्सेबल इन द हैंड्स टैक्स 700 इज टू बी डिडक्टेड. तो आपको डिविडेंड कितना मिलने वाला है पहले ये देखते हैं. रेनबो लिमिटेड, रेनबो लिमिटेड, रेनबो लिमिटेड का कितना शेयर से आपके पास, ये 10 दिसंबर को 50 शेयर्स परचेज किया. रेनबो 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 ये, और 28 दिसंबर को 200 परचेज किया, और 3 जनवरी को 100 परचेज किया. सो टोटल आपके पास 350 शेयर्स हो गया. 350 शेयर्स 31 जनवरी का रिकॉर्ड डेट था, उस डेट तक परचेज कर लिया. इनटू फेस वैल्यू 10 इंटू 200%, ये डिविडेंड मिलेगा. 350 इंटू 10 इंटू 200%, 7,000 डिविडेंड मिलेगा, लेस देन 10,000, नो टीडीएस. सो कौन सा ऑप्शन सही है? डिविडेंड रिसीव टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र, बट सिंस डिविडेंड इज लेस देन 10,000, नो टीडीएस. 2 का ऑप्शन बी हो रहा है. 2 का ऑप्शन बी, डिविडेंड रिसीव इज टैक्सेबल लेस देन 10,000. आपके पास 350 इंटू 10 200. सो दिस वन डन. बस सम है दोस्तों. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट शैल बी टीडीएस लायबिलिटी ऑफ नरेंद्र फॉर रेंट पेड टू सार्थक. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194 IB, जिसमें रेंट वगैरह 50,000 से ऊपर रहता है, तो वो पर्सनल पर्पस वाला पे भी टीडीएस 2%, पहले 5% था, 2% लगता है. तो रेंट रेंट रेंट, यहाँ पे रेंट दिया गया था. फ्रॉम दिसंबर ही हैज टेकन अ फ्लैट रेट 60,000. सार्थक प्रोवाइडेड पैन, अगर पैन नहीं देता तो 20% काट लेते हैं. तो यहाँ पे 60,000 इंटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 4 इंटू 2%, और 60,000 इंटू 4 इंटू 2%, 4,800, 4,800, 4,800. नरेंद्र इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस 4,800. और ये सिचुएशन था कब काटना है, लास्ट मंथ का, मार्च मंथ का, प्रीवियस ईयर के लास्ट मंथ का, या टेनेंसी बीच में खाली करेंगे तो लास्ट मंथ अगर वैकेंट करेंगे बीच में, अदरवाइज मार्च में. तो ये मार्च में को डिडक्ट करना है. 3 का सी एक्सप्लेनेशन और एक बार देख लीजिए. लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस 4,800 सिंस नरेंद्र पेज रेंट एक्सीडिंग 50,000. 50,000 तक नो टीडीएस, ही इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस. ये आंसर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, एक बार मैं समझा रहा हूँ, एक बार फिर यहाँ से रीड कर रहा हूँ. एक ही चीज़ को 2-3 बार सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में सेट रहेगा. The tax is to be deducted last month, that is March, or last month of tenancy. So since property is not vacated 60,000 this. So आगे बढ़ते हैं दोस्तों. What would be income chargeable to tax? Income from salary. Salary income चाहिए, तो salary income तो टन टन निकलेगा यहाँ पे. Salary income 275,675 into 4. कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस, डीएनएस अलावेंस कहते हैं, ये इंटू 4. अदर अलावेंस इंटू 4. एचआरए इंटू 4 होगा, बट एग्जेम्पशन मिलेगा, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम है. टेन 13A पे एग्जेम्पशन मिलेगा. एक्चुअल एचआरए, बॉम्बे में घर है, 50% ऑफ सैलरी, और रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी. तो ये अपने को पता ही है, तो और इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, सिंपल सा है.
तो जल्दी से आंसर देखते हैं दोस्तों। सैलरी, बेसिक सैलरी इंटू 4, आप जरूर से कॉपी में करना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंटू 4, अदर अलावेंस इंटू 4, HRA इंटू 4, एग्जेम्पशन 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। इस सैलरी में बेसिक सैलरी, DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 11 lakh 02 700 प्लस 480 800 1583 500 का 10%। सो ये तो तीनों में से सबसे छोटा फिगर 81650 है। तो 81650 माइनस करके टैक्सेबल स्टैंडर्ड डिडक्शंस 26 27 202। सो ये फ्रेंड्स, ये आपका 13 नंबर सिनेरियो भी कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 14th पे चलेंगे दोस्तों। यस फ्रेंड्स, के सिनेरियो नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। सेम कंसेप्ट, क्वेश्चंस को एक नॉर्मल रीडिंग करेंगे, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ रहता है एंड फिर क्वेश्चन वाइज अपने फिर से डिस्कशन करेंगे। चलिए क्विक रीड करना है दोस्तों। और यहाँ पे ना अदर सोर्सेज का बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पे रख लेना गिफ्ट वगैरह का। मिस्टर अक्षय बियानी सेलिब्रेटेड 26 बर्थडे 15 मई को एंड अरेंज अ ग्रैंड पार्टी रेडिसन ग्लोबल। तो कहानी लेता है आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। ऑन द ओकेजन इनवाइटेड फ्रेंड्स, ब्लड रिलेटिव, डिस्टेंस रिलेटिव टू अटेंड द सेरेमनी वाज वेरी ग्रैंड। भैया आपने ग्रैंड किया, हमें तो कुछ खिलाया नहीं ना। एंड वेरी स्पेक्टिकुलर, ऑल अरेंजमेंट डेकोरेशन एब्सोल्युटली वंडरफुल। फोटो भेज देता भाई। एट द एंड ऑफ द पार्टी मिस्टर अक्षय अवॉर्डेड गिफ्ट एंड फ्लावर बुके, ये सब दिया गया। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर 22 कैरेट गोल्ड, फादर से 22 कैरेट गोल्ड, वाइफ का 4 गोल्ड रिंग है, सी परचेज दिस रिंग दिस एंड फेयर मार्केट वैल्यू दिस। सिस्टर ने पेंटिंग दिया, फेयर मार्केट वैल्यू दिस। फादर्स ब्रदर चाचू ने भी गोल्ड चेन दिया 18,200 में खरीद के। क्लोज कजिन्स, मदर, सिस्टर, सन्स, डॉटर। कजिन्स ने I-20 कार दिया 410 का। फ्रेंड्स भी आए थे, डिस्टेंस रेडी कैश दे दिए 1,51,000। मिस्टर अक्षय डिजायर टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ हिज फ्रेंड्स 1 दिसंबर को। फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर्म ही सोल्ड द फॉलोइंग ज्वेलरी ही रिसीव 26 बर्थडे में जो ज्वेलरी मिला था वो बेच दिया। मदर गिफ्टेड गोल्ड, जो मम्मी ने दिया था, जो पापा ने दिया था, बेच दिया। फादर्स ब्रदर, चाचू ने जो दिया था बेच दिया। वाइफ वाला संभाल के रखा अभी तक। इज वाइफ गेव 1 lakh गिफ्ट सो डेट he could invest sufficient money। वाइफ ने भी गिफ्ट दिया 1 लाख कैश। On 1st December he invested 6 lakh including amount received from sale of above gift and amount received from wife and his friends and invested 4 lakh in the firm and his friend invested 4 lakh in the firm। 4 लाख फ्रेंड भी दिया और 6 लाख अपने एसेट्स वगैरह बेच के। वाइफ का 1 लाख। ऑन 1st Feb वाइफ अगेन gave him 1 lakh as gift to invest such money in the firm। Apart from that he invested 50,000 more from his individual savings। On this date friends also invested this। Since the firm is manufacturing initial, the firm requires sufficient funds, so अक्षय sold wife's gifted gold ring। Finally wife ने जो gold ring दिया तो भी बेच दिया 402508 31st March को and deploy funds as partners capital in the firm 1st April 26। Based on this क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय फॉर 25-26। सीजी तो तभी होता है जब प्रॉपर्टी बेचता है तो। सो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी बेचने का कहानी कहाँ से शुरू होता है। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी बेचा इसने। He sold following jewelry which he received 26th बर्थडे पे। मदर्स गिफ्टेड गोल्ड चेन, जो मम्मी ने गिफ्ट दिया था 42,150। जब मम्मी ने दिया था तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो गिफ्ट विल इरेडिटेड से मिलता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर ही कॉस्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले ये मिला था कब? 15 मई को।
और बेचा कब? दिसंबर में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा STCG, ध्यान रखना। सो मम्मी वाला बेचा 42150 पे और कॉस्टिंग क्या होगा? 37822, 37822। 42150 माइनस 37822, तो यहाँ पे आ गया 4328। फादर्स गिफ्टेड गोल्ड ब्रासलेट भी बेच दिया। सो पापा ने खरीदा था 56075 पे। जब ये प्रॉपर्टी वगैरह मिलता है तो टैक्सेबल होता है ना, FMB देखते हैं। और CG के लिए अगर वो टैक्सेबल नहीं हुआ तो कॉस्ट ही CG के लिए कॉस्ट बन जाता है। सो 60180 माइनस 56075, ये बनेगा 4105। और भी देखते, फादर्स ब्रदर गिफ्टेड गोल्ड चेन, फादर्स के ब्रदर ने गोल्ड चेन दिया था चाचू ने, तो 56075 में खरीदे थे। फादर्स ब्रदर 18200 पे खरीदा गया था, 18200 पे 20,600 माइनस 18200, 2400। और भी कुछ बेचा है। His wife gave him 1 लाख एज गिफ्ट, ये नहीं। और भी कहीं पे बेचा था। Yes, since manufacturing initial stage required, अच्छे sold wives gifted gold। वाइफ और हस्बैंड के बीच क्लबिंग वाला चक्कर पता है। वाइफ ने हस्बैंड को गोल्ड रिंग्स दिया और हस्बैंड ने बेच दिया, तो ये क्लबिंग हो जाएगा वाइफ पे, ये अच्छे के हैंड्स पे नहीं आएगा। ये उनके वाइफ के हैंड पे टैक्सेबल होगा और एक टैक्सेबल अमाउंट था, बट ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो बस ये 3 ही पॉइंट आएगा। सो देखते 2400 प्लस 4105 प्लस 4328, 10833, 10833। यस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10833। क्विक यहाँ से देख लेंगे, मदर्स गिफ्टेड वाला, फादर्स गिफ्टेड वाला एंड चाचू वाला। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाइफ वाला भी आएगा, बट उनके हैंड्स में क्लबिंग के पॉइंट से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, What is the gift amount not considered as income? गिफ्ट अमाउंट जो इनकम नहीं है, नॉट टैक्सेबल। सो नॉट टैक्सेबल गिफ्ट अमाउंट कौन सा नॉट टैक्सेबल? फादर मदर वाला नॉट टैक्सेबल 37822 गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। फादर वाला नॉट टैक्सेबल 56075। और वाइफ वाला नॉट टैक्सेबल। जब गिफ्ट टैक्सेबिलिटी देखते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू देखते, कॉस्ट नहीं देखते, कॉस्ट नहीं। तो यहाँ पे 4 दिया गया था, 37429 इंटू 4, 37429 इंटू 4, that is 149716। सो ये नॉट टैक्सेबल, ये नॉट टैक्सेबल, ये नॉट टैक्सेबल। सिस्टर वाला भी नॉट टैक्सेबल, फादर्स ब्रदर वाला भी नॉट टैक्सेबल। एंड I-20 कार, तो आपको पता ही है आप यहाँ पे कैपिटल एसेट्स होना चाहिए मूवेबल में, कार, ये भी नॉट टैक्सेबल, ये भी नॉट टैक्सेबल। तो सिर्फ यही टैक्सेबल होगा, कैश गिफ्ट 151। सो नॉट टैक्सेबल में प्लस करते हैं, चलिए फिर से 37822 प्लस 56075 प्लस 149716 प्लस 45,000 प्लस 18200 प्लस I-20 कार भी नॉट टैक्सेबल है, 716813 नॉट टैक्सेबल।
वाइफ ने और 1 लाख दिया, ये भी नॉट टैक्सेबल। वाइफ ने आगे चलकर और 1 लाख दिया, ये भी नॉट टैक्सेबल। तो 7 में 2, 916813, 916813 not taxable, so not considered as income। 916813 दो बार देखना है। मम्मी वाला गिफ्ट नॉट टैक्सेबल, पापा वाला गिफ्ट नॉट टैक्सेबल, वाइफ का वो प्रॉपर्टी रिंग था 4 नॉट टैक्सेबल, सिस्टर वाला नॉट टैक्सेबल। ओके, वाइफ वाला पे हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू। अदर सोर्स में गिफ्ट का टैक्सेबिलिटी होता है तो एफएबी देखते हैं, और गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर नॉट टैक्सेबल, फादर्स ब्रदर नॉट टैक्सेबल, और ये कजिन कार इज नॉट अ कैपिटल नॉट टैक्सेबल, कैश नॉट टैक्सेबल। 916813। सो ये बहुत अच्छा गिफ्ट का क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द गिफ्ट व्हाट अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स। सो गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल तो डायरेक्टली दिखता है, सारा ही तो नॉट टैक्सेबल है, तो एक ही तो टैक्सेबल हो जाएगा 1,51,000। ये आसान सा क्वेश्चन मिल गया दोस्तों। 1,51,000, 151 cash gift exceeds 50,000 friends and close other distance relative। And the last question, is any amount taxable in the hands of Akshay's wife in respect of sale of jewelry? Yes, ये क्लबिंग वाला के प्रोविजन से आएगा। इफ येस व्हाट शैल बी द टैक्सेबल अमाउंट। सो देखते हैं, वो वाइफ ने जो गोल्ड रिंग दिया था 40250 में बेचा है 31 मार्च को, तो यहाँ पे कॉस्ट देखेंगे, ये कैपिटल गेन है, प्रीवियस ऑनर गिफ्ट वगैरह में मिला है तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर विल बिकम कॉस्ट। सो यहाँ पे कॉस्ट कितना था 35,500, और बेचा कितना में था 40250, माइनस कॉस्ट है 35,500 और 4 है, ईच था 40250 माइनस 35,500 इंटू 4, 19,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 19,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 19,000 4 का आंसर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 19,000। सो फ्रेंड्स, दिस इज सिनेरियो नंबर 14। अब धीरे धीरे आप लोग फ्लो में आ रहे होंगे, स्पीड पकड़ रहे। नाउ अब बारी है सिनेरियो नंबर 15 का। के सिनेरियो नंबर 15, यस, सिनेरियो नंबर 15 पे आ गए। ये भी अदर सोर्सेज का है, बहुत अच्छा है, इसे भी आप लोग थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पे रखना। इसके पहले गिफ्ट वाला था, वो भी बहुत बढ़िया था। मिस्टर राजेश गिफ्टेड 15 लाख टू वाइफ Ravi on birthday on 23rd Feb 25 last year. Ravi lent 6 lakh gifted amount to Karuna. 1st April 25, 6 months received interest 30. The amount 30,000 invested in shares, जो interest मिला उसको shares में लगा दिया and shares को बेच दिया 66,000। 25th March 26 STT paid on purchase sale। The balance amount gifted, इन्वेस्ट गिफ्ट तो था 15 लाख और 6 लाख उन्होंने करुणा को दिया था, तो बैलेंस अमाउंट मींस 9 लाख was invested 1st April 25 as capital by रवि इन हर न्यू बिजनेस। रवि ने एक नया बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो ऐसा क्वेश्चंस बहुत किए आपने। एंड सी सफर्ड लॉस, तो इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो भी राजेश में क्लब होगा, लॉस होगा तो भी। रावी इज वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी सेल्स, रावी काम कर रही है, सैलरी 62,000 पर मंथ, सी पेड 3,500 ट्यूशन फी फॉर डॉटर रिया स्टडिंग सेंट थॉमस मुंबई। राजेश इज वर्किंग एमएनसी, मंथली सैलरी 64, गिफ्टेड 1,25,000 टू रिया 13th बर्थडे। This amount is deposited 2-year term deposit with SBI in her name on which 11,500 interest मिला है। Both राजेश रवि want to pay tax under default scheme। default scheme पे टैक्स देना है। So now क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
इन हुज हैंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम करुणा, करुणा को जो इंटरेस्ट मिला, एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया वुड बी इंक्लूडेड। तो पहले करुणा को देखते हैं, करुणा को। बेटा राजेश ने अपने वाइफ राबी को दिया और राबी ने 6 लाख करुणा को दिया। तो एकदम पिक्चर क्लियर है, करुणा को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो राजेश के हैंड्स में क्लब हो जाएगा। सी रिसीव 30,000, सो ये 30,000 राजेश भाई के हैंड्स में क्लब हो जाएगा। एंड फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया, फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया, रिया 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 that is working this. He has gifted 125 to Riya on her 13th birthday, यानी अपने बेटी के बर्थडे में दिया। तो माइनर चाइल्ड को कोई भी इनकम मिलता है, माइनर चाइल्ड का कोई भी इनकम मिलता है तो मम्मी या पापा जिसका इनकम हायर है, जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब होगा। अगर फर्स्ट ईयर है, अगर लास्ट ईयर क्लब हुआ था मम्मी के हैंड्स में, तो इस साल भी मम्मी के हैंड्स पे क्लब होगा। सो दिस डिपॉजिट 2 years SBI in her name on which 11,500 earned, एंड डिफॉल्ट स्कीम में जा रहे तो 1,500 का एग्जिम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये 11,500 राजेश में भी आ सकता है और रावी में भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा। उनका सारा इनकम आपको चेक करना पड़ेगा और इनकम जिनका हायर है उधर ही क्लब होएगा। तो इसके लिए आप लोगों को इनकम देखना है राजेश भाई का। राजेश वर्किंग मंथली सैलरी 64,000 इंटू 12 माइनस 75,000। सो राजेश भाई का देखते हैं 64,000 इंटू 12 माइनस 75,000, 6,93,000, और ऊपर से इंटरेस्ट भी आ गया था, इंटरेस्ट 30,000। और राजेश का क्या इनकम है, राजेश का इनकम यहाँ से देखते हैं। द सेड अमाउंट 30,000 इन्वेस्टेड इन शेयर्स लिस्टेड कंपनी और सोल्ड 66, ये रवि के हैंड्स पे आएगा। सी सफर्ड अ लॉस 22,000, ये लॉस द बैलेंस अमाउंट गिफ्टेड 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया। तो बिजनेस में वाइफ ने इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट होगा तो भी क्लब, लॉस होगा तो भी क्लब। तो लॉस 22,000। Ravi is working with private company as sales executive 62,000, 62,000 into 12 minus 75,000, 62,000 into 12 minus 75,000, 6,69,000। सी पे 3,500 ट्यूशन फी, ये 80C में डिडक्शंस नहीं मिलेगा डिफॉल्ट स्कीम पे। और फिर यहाँ पे से रिसीव इंटरेस्ट, ये तो क्लबिंग हो गया। 30,000 द सेट सम वाज 30 इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड बेच दिया 66, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 66 माइनस 30, 36,000 कैपिटल गेन हो जाएगा। एक्रीशन ऑफ इनकम पता है ना, हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया, वाइफ उससे इंटरेस्ट अर्न करेंगी, वो तो क्लबिंग होगा। उस इंटरेस्ट को बचा के शेयर्स खरीदा और शेयर से डिविडेंड मिला, एक्रीशन ऑफ इनकम, इनकम से इनकम, नॉट क्लबिंग। तो 6,69,000 6,69 प्लस 36,000, तो वाइफ का इनकम हो गया 7,05,000 और हस्बैंड का देखते हैं 6,93,000 प्लस 30,000 माइनस 22,000, 7,01,000।
तो यहाँ पे रावी का इनकम, वाइफ का इनकम हायर है, तो माइनर बच्चा का इनकम वाइफ में क्लब होगा. सो इंटरेस्ट इनकम करुणा विल बी इंक्लूडेड. इंटरेस्ट इनकम करुणा विल बी इंक्लूडेड इन राजेश, क्योंकि वो वाइफ को दिया, वाइफ फिर करुणा को दिया. इंटरेस्ट 2 ईयर डिपॉजिटेड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस रावी. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फर्स्ट वाला बहुत अच्छा. इंटरेस्ट ये तो सेम सही है. ओके, इंटरेस्ट रिसीव करना इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राजेश, गिफ्टेड वर्ड था. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस रावी. मिसेस रावीज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इज हायर. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोग ना फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. In whose hand loss from business and capital gain will be taxable, assuming capital invested entirely out of gifted by her husband. So husband ने wife को gift दिया और पूरा पैसा लगा के loss हो गया, तो ये loss will be clubbed in the hands of राजेश. और capital gain तो accretion of income है, वो रावी पे आएगा. So राजेश business loss लॉस ऑफ बिजनेस राजेश एंड कैपिटल गेन. तो 2 का सी आपको दिख रहा है, लॉस ऑफ बिजनेस राजेश एंड कैपिटल गेन रावी पे. सो एक्सप्लेनेशन फिर से समझेंगे. लॉस राजेश और कैपिटल गेन रावी. लॉस फ्रॉम बिजनेस विल बी इंक्लूडेड राजेश सिंस कैपिटल इन्वेस्टेड एंटायरली आउट ऑफ राजेश का फंड. कैपिटल गेन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन राजेश, विल बी इंक्लूडेड इन रावी सिंस इनकम इज एक्रेशन, दैट इज इंटरेस्ट इनकम को बचाकर उन्होंने शेयर्स खरीदा था. तो कॉमन सेंस पे किया हुआ है, टेंशन नहीं है. बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ आपका दिमाग साफ होगा. व्हाट विल द टोटल इनकम ऑफ रावी. तो टोटल इनकम ऑफ रावी तो निकाल ही लिए थे, 7,05,000. इसमें छोटा बच्चा का 11,500 प्लस हो जाएगा. 7,05,000 प्लस 11,500, 716,500. तो 716,500, 716,500. ये देखिए सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट 716,500. एंड व्हाट विद द टोटल इनकम ऑफ राजेश. तो राजेश का टोटल इनकम तो यहाँ निकाले ही थे अपने, 7,01,000. तो 7,01,000. सो दैट्स इट दोस्तों. तो ये था आपका केस नंबर 15. नाउ डिस्कस करेंगे केस नंबर 16. चलिए पढ़ते हैं सिनेरियो नंबर 16. स्वीट 16. मिस हेतल रेसिडेंट ट्रांसफर टू हिज हस्बैंड मिस्टर हेमंत a residential house property 45 lakh without consideration. सो वाइफ हस्बैंड के बीच प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन होता है तो ट्रांसफर डीम्ड ऑनर. इन कनेक्शन विथ लिविंग ए पार्ट होगा तो डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट नहीं. तो यहाँ पे हेतल ही इस घर की मालकिन मानी जाएगी. नागपुर. द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज 5 lakh, म्युनिसिपल टैक्स पेड 5,000. मिस हेतल for this property during this pay ki Miss Hetal has 3 residential property in Mumbai. The expected rent of properties Mumbai 10, 11, 12. बताओ 4 घर की मालिकिन बन गई. नागपुर में, मुंबई में 3. She purchased properties out of own fund. Municipal tax due same however has not been paid in respect of 3. The expected rent is less than standard rent for all. Miss Hetal does not have any income. Miss Ethel's father aged 58 years, capital gain 5 crore, HP invested another residential 4.98, remaining deposited savings. He has paid 1,50,000 LIC. He has no other sources. Miss Ethel grandfather aged 81 years, Papa or Dadaji, interest income 6 lakh, fixed deposit. He has no other income. He has to fly to USA for his treatment of cancer 31st जुलाई को and return for income not filed before is flying. Based on the fact आंसर देना है. अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे. What is the amount of income liable to be taxed in the hands of Ethel from HP? HP का इनकम चाहिए. तो HP का इनकम के बारे में यहाँ पे फर्स्ट पैरा में सब कुछ लिखा है.
एक नागपुर का घर है 45 लाख का, जिसका एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख, और मुंबई में 3 घर हैं, तीनों सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो डीम टू बी लेट आउट में पढ़ाया गया था ना, 2 घर को आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान लीजिए जिसका इनकम हाई दिखता है, बाकी का डीम टू बी लेट आउट। तो अपने कर सकते हैं इसको सेल्फ ऑक्युपाइड, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड, ये घर को डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट मानकर इनकम कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएबी मान लेंगे, और इसका म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया है तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, और फिर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंड मुंबई के घर का ये जो 10 लाख है, म्युनिसिपल टैक्स और ड्यू पेमेंट नहीं हुआ, तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था एचपी से, ध्यान से देखेंगे। नागपुर का घर 5 लाख, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके नागपुर का घर का इनकम 346,500, और मुंबई का 10 लाख, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू नॉट पेड 7 लाख। सो इनकम फ्रॉम एचपी 346,500 और 7 लाख, सो 10,46,500। नो प्रॉब्लम विद दिस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस एथल फॉर असेसमेंट ईयर दिस, कंप्यूट इन द मैनर टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। तो इनका इनकम में तो और कुछ है नहीं, यहाँ पे तो पापा और दादाजी का है और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे इनकम यही बना। ऑप्शंस क्या बना था, 1046,500। सो दोस्तों 1046,500 आपका इनकम है, 1046,500 मिनिमम। सो डिफॉल्ट स्कीम में चले जाइए 12 लाख तक का नील, और नॉर्मल स्कीम में तो टैक्स देना पड़ेगा। सो वी बेनिफिशियल रहेगा डिफॉल्ट स्कीम में नील, तो 2 का ऑप्शन ए। कैलकुलेट भी नहीं करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेट कर दिया है, कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जहाँ पे लगता है वहाँ पे और रिबेट नहीं मिलेगा। इस बार रिबेट 87A का डिफॉल्ट स्कीम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन था वहाँ भी 2-3 क्वेश्चंस कराए थे, और इस बार तो एकदम हॉट केक है, ये छपेगा ही छपेगा। नील, तो नॉर्मल प्रोविजन का कैलकुलेशंस भी नहीं करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज एथल्स फादर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम किनको फर्निश करना पड़ता है, जिनका बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से इनकम रेंज ऊपर चला गया या कुछ क्राइटेरिया था। सो और बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से टोटल इनकम बिफोर कैपिटल गेन का एग्जिबिशन चैप्टर 6A का डिडक्शंस के पहले देखना है। तो एथल्स के फादर का यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, देखते हैं। 58 ईयर से 5 करोड़ का कैपिटल गेन है और इन्वेस्ट कर दिया 4.98 करोड़। तो यहाँ पे तो बिफोर गिविंग एग्जेम्पशन अंडर 54 बाड़ी टू बाड़ी घर बेच के घर खरीदना, इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो यस इनको रिटर्न भरना है, इनको रिटर्न भरना है। So yes, he is required to file return of income. Yes, he is required to file return of income. Audit नहीं है तो 31 जुलाई, और फिर तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑडिट रहता है तो 31 अक्टूबर। सो 3 का आंसर बी है। एंड नेक्स्ट इज मिस एथल्स ग्रैंडपा रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। तो ग्रैंडफादर पे देखते हैं, ये अपने को प्रीवियस एमसीक्यूज में भी मिला था। ग्रैंडफादर 81 ईयर, तो सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर पीजीबीपी नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स देने का जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट इनकम 6 लाख, नो अदर इनकम, तो फिर इन्हें एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, नो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, is not required to pay advance tax since senior citizen not having PGBP। देखो ये ऑप्शंस भी लगता है सही है, तो यहाँ पे मत मार्क कर देना, सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन ओनली क्राइटेरिया रहेगा सीनियर सिटीजन एंड नॉट हैविंग पीजीबीपी, तो ऑप्शन सी सही लग रहा है। तो आप लोग कंफ्यूजन में ऑप्शन ए मार्क मत कर देना। एक्सप्लेनेशन जरूर से एक बार पढ़ लेंगे। 31 जुलाई इस फादर
required to furnish total income before exemption 54 exceeds 31st July. He is not required to pay tax because senior citizen not having PGBP, so not required to pay advance tax. So सिनेरियो नंबर 17 हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस कर लिया था, 18 भी डिस्कस कर लिया था। 19 भी डिस्कस हो गया था। नाउ विल गो ऑन टू 20 डिस्कस करेंगे। यस, सिनेरियो नंबर 20 पे आ गए। मिस्टर जुकारो एज 42 ईयर्स, सिंगापुर के सिटीजन हैं, विजिट इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस रेगुलर। ही वाज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 21-22 में पहली बार भारत आए। 22-23 में 190 डेज, 23-24 में 145 डेज एंड 24-25 में 155 डेज। करंट फाइनेंशियल ईयर पे he along with family came to India 10th August 25 for pleasure trip. His family returned on 31st. He stayed back, family 31st को return हो गया। He stayed back, complete some business commitment, return to Singapore 17th November को। रेसिडेंशियल स्टेटस आ सकता है शायद वो 10th अगस्त 25 को आया और 17th नवंबर 25 को चला गया। Ajukar owns a manufacturing units in Singapore. Basically, he comes to India procurement of raw material, appointed Mr. Manish dependent agent who procures raw material from India and export to Singapore for manufacturing. He then sells finished product there. Income 875 received out of this activity. He purchased residential property in Indore in April 21, getting attractive deal November 25 में बेच दिया। ब्रोकरेज भी है। Jucaro had also purchased agricultural land in India, lease out to tenant. The tenant share portion of agriculture income. Jucaro has consideration for rent land every year. The share of income from land previous year is 6,50,000. Cost inflation index. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी अच्छा लग रहा है, बहुत वेराइटीज है। रेसिडेंशियल स्टेटस है और फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, कैपिटल गेन है, एग्रीकल्चरल इनकम है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेट्स सी क्या पूछना चाहते पेपर सेटर। व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जुकारो फॉर असेसमेंट ईयर। तो वो सिंगापुर सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। तो यहाँ पे 182 डेज का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं या 60 + 3 65 डेज कोई भी हिट हो जाएगा। तो इंडिया के रेसिडेंट ये 61 और 6666 7 PPY में 730 डेज, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट। तो चलिए देखते हैं पहले करंट ईयर। 10th अगस्त 25 को आए हैं और 17th नवंबर तक है भारत में। तो दोस्तों अगस्त 31 डेज का होता है, उससे 10th अगस्त को आए तो 9th माइनस कर दीजिए, अगस्त 22, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके रिटर्न नवंबर 17 को चले गए, नवंबर 17। सो 22 + 30 + 31 + 17 ये 100 डेज। तो ये वाला तो नहीं, ये हो गया। एंड 4 PPY में 365 डेज। 4 PPY 24, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22 में 365 डेज। 21, 22 में 270 डेज, 23 में 190 डेज, 34 में 145 डेज हो गया भाई, हो गया। एंड 24, 25 में 155 डेज। तो 155 + 145 + 190 +
270, 860 डेज हो गया, तो वो रेसिडेंट तो बन ही गए, और ये भी हो गया 7 PPY में 730 डेज, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट। सो ठप्पा मारो ठप्पा, ROR का ठप्पा, ROR का ठप्पा, 1A, 1A। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते। जुकारो विल बी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई since stay 60 days or more 365 days, is resident ordinary resident since both satisfied 730 days, सब कुछ यहाँ पे 760 लिखा है। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 155 प्लस 145 प्लस 190 प्लस 270, यस ये 760 डेज। तो पहला आंसर धमाकेदार आसान था। दूसरा, assuming for purpose of answering this question only, अंडरलाइन करना, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए जुकारो इज नॉन रेसिडेंट, हालांकि वो ROR है, बट इसका जवाब देने के लिए नॉन रेसिडेंट, what would income 875 activity of procuring material for manufacturing units in Singapore taxable। तो ये 875 वाला क्या था इनकम, देखते हैं। He appointed Mr. Manish, an dependent agent who procured material for export Singapore and then sells this। So था कि कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में ओनली गुड्स परचेज करता है ओनली फॉर एक्सपोर्ट, एंड वहाँ पे फॉरेन में जाके इनकम अर्न करता है, तो वो एक्टिविटी बिजनेस कनेक्शंस में नहीं आता है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये टैक्सेबल इन इंडिया नहीं होगा, तो टैक्सेबल इन इंडिया नहीं होगा। No, it is confined to purchase of goods in India for export and not an income deemed to accrue arise in India। 2 का ऑप्शन बी, ये आप इंसिडेंस ऑफ टैक्स में पढ़ते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं रिवाइज करवाया था, आप किए भी होंगे। Would income arising from transfer of residential property in Indore chargeable? Yes, India में property transfer of capital assets situated in India। If yes, compute भी करना है इंदौर का प्रॉपर्टी। तो चलिए इंदौर का प्रॉपर्टी पे फोकस करें, फोकस कर लिया। ही परचेज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अप्रैल 21 पे और फिर नवंबर 25 में बेच दिया। ही सोल्ड प्रॉपर्टी 26,25,000 एंड ब्रोकरेज 2%। बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ डिस्कशन ही नहीं करना है दोस्तों। Yes, long term capital gain, full value of consideration less brokerage, less consideration less cost, LTCG, option D, option D, option D, option D, LTCG। Would income earned from agricultural land given on lease taxable? So agricultural land वाला discussion कहाँ है? Agricultural land, purchase agricultural land, lease out to tenant, tenant portion agricultural income, so consideration for rent of land, share of income is exempt। तो एग्रीकल्चर इनकम में था एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो आपने फार्मर को दिया, फार्मर उस पर खेती कर रहे हैं और आपको एग्रीकल्चरल इनकम का शेयर मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम है, ये भी एग्जेम्प्ट। सो 4 का आंसर, नो सच इनकम इज एग्जेम्प्ट सिंस इट इज एग्रीकल्चरल इनकम। सो 4 का ऑप्शन ए, सच इनकम इज रेंटल इनकम, एग्रीकल्चर लैंड इज इनकम। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड था, ये भी आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई ट्विस्ट नहीं था, बट बहुत वेराइटी दिया गया था। अब अपने डिस्कस करेंगे केस सिनेरियो नंबर 21। यस, 21 नंबर केस सिनेरियो पे आ गए हैं। मिस्टर राजन, एज 62 ईयर्स, इंडियन सिटीजन, 62 ईयर्स के दादाजी है, इंडियन सिटीजन, रिसाइड्स दिल्ली। इज वाइफ शीतल इन डॉटर रिया, शीतल इन डॉटर रिया रिसाइड्स विथ हिम। रिया स्वीट 16, 12th क्लास पे है, न्यू दिल्ली। राजन लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू दुबई, 15 सितंबर को चला गया। फैमिली डिड नॉट एक्कम्पनी, ही रिटर्न इंडिया 25 मार्च को। राजन हैज गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गया, यानी रेसिडेंस स्टेटस का क्वेश्चन तो बनेगा ही। अप्रैल 25 टू सितंबर 25, अप्रैल 25 टू सितंबर 25, वो सितंबर
25 को गया और 25 मार्च को आया। ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर ही वाज वर्किंग विथ मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली। वो सितंबर में गया, सितंबर तक इंडिया में था, तो वो एमएनसीज में काम कर रहा था दिल्ली में सितंबर तक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स का। ही अर्न सैलरी 14 lakhs फ्रॉम हिज जॉब इन इंडिया। 14 lakhs का इनका सैलरी है। ट्यूशन फी 1,80,000। Apart from that, Rajan also earned professional income 60 lakh, gross receipt 90 lakhs India से। During the year also earned interest from Indian savings account 12,000। Senior citizen है, resident senior citizen रहेंगे तो इनको TTB में deductions मिलेगा। Interest from fixed deposit nationalized bank 45,000। Rajan also earned salary income equivalent 6 lakh job in Dubai on which no tax is payable। So आप इंडिया के सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, आपके वर्ल्ड में कहीं भी टैक्स नहीं लगता है तो भारत में गोद में रखेगी कहेगी डीम्ड रेसिडेंट। डिपॉजिट इन दुबई एंड रेमिटेड। राजन एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट। Based on the fact scenario given above, choose most appropriate answer. What is residential status of Mr. Rajan? So residential status के लिए फर्स्ट पैरा पे सब कुछ लिखा है। सो भाई लोग इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं तो 182 डेज का क्राइटेरिया लगेगा। 60 + 3 65 डेज वाला नहीं लगेगा। तो देखते हैं लेट फॉर दुबई 15 सितंबर को, तो वो अप्रैल में थे, मई में थे, जून में थे, जुलाई में थे, अगस्त में थे और सितंबर 15 तारीख तक थे और फिर ई रिटर्न टू इंडिया 25 मार्च को। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और मार्च में 7 डेज। सो कैलकुलेट कीजिए 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 15 + 7 तो 175 डेज। तो ये भी हिट नहीं किए तो लास्ट ऑप्शन है सिटीजन ऑफ इंडिया दुबई, तो टैक्स नॉट टैक्सेबल और उनका इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर होगा तो डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे। सो इनकम का बात करें तो प्रोफेशनल इनकम 60 lakhs तो इंडिया में ही था तो हो गया। अब देखने की जरूरत नहीं है कि विल बिकम डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट but not ordinary say. Rajan is an Indian citizen, lives India for the purpose employment, stay 182 days but 175 days थे तो वो resident नहीं है। Rajan is deemed resident, is Indian citizen whose income excluding foreign income exceeds 15 lakhs, deemed resident will be always are in what? So first done. Next, what would be income chargeable to tax? सैलरी हेड पे। अब वो RNOR बन गए। सो कोई भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या एक्रूड इन इंडिया होगा तो ही टैक्सेबल होगा और इंडिया के बाहर भी होगा बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और सेटअप फ्रॉम इंडिया तभी टैक्सेबल होगा। तो सैलरी तो उन्होंने भारत में भी तो नौकरी किया था ना, बताया था ना यहाँ पे। During April to September, he was working with MNCs Delhi, 14 lakh salary था तो 14 lakh से शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट तो 50,000 माइनस करके सैलरी इनकम विल बिकम टैक्सेबल। एमएनसी से 14 lakhs मिला था, 50,000 माइनस करके 13 lakh 50,000 टैक्सेबल। 2 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मच डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम जीटीआई? जीटीआई से कितना डिडक्शन मिलेगा? सो जीटीआई से डिडक्शंस के लिए वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है
ROR RNOR सब पे मिलेगा। चैप्टर 6A का डिडक्शंस के लिए डिफॉल्ट स्कीम पे नहीं रहना है। डिफॉल्ट स्कीम में 3 ही मिलेगा, याद होगा ना, ATCC D2 CCH2 JJA। नॉर्मल स्कीम में सारी डिडक्शंस मिलेंगे। बेटी के स्कूल में फ़ी दिया था 180, ये ATC में मिलेगा 1,50,000 और सेविंग्स बैंक अकाउंट 12,000 और फिक्स डिपॉजिट 45,000। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को 50,000 का यहाँ से और 1,50,000 यहाँ से 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। 3 का ऑप्शन डी, 3 का ऑप्शन डी, ATC और ATTTB 2 लाख का डिडक्शन। What shall be tax liability of Mr. राजन? टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राजन के लिए पहले तो सैलरी इनकम देखिए। सैलरी इनकम कितना निकाले थे? 13,50,000 डिडक्शन, और फिर इंटरेस्ट इनकम और डिडक्शंस निकाले थे 2 लाख। 2 लाख तो माइनस करेंगे। और क्या क्या इनकम है राजन का? सैलरी हो गया, ये अर्न प्रोफेशनल इनकम 60 lakhs फ्रॉम इंडिया, तो ये 60 lakhs का इनकम और प्लस हो जाएगा। और क्या क्या इनकम है? इंटरेस्ट 12,000, 45, 57,000 का इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेस पे। और क्या इनकम है? और क्या इनकम है? 6 लाख रुपीस दुबई पे मिला, नॉट टैक्सेबल बिकॉज RNOR के लिए ओनली रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया या फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या सेटअप फ्रॉम इंडिया रहेगा। तो दोस्तों ये टैक्स कैलकुलेट करना है। इनकम आ जाएगा 13,50,000, 60 lakhs प्लस 57,000 माइनस 2 लाख। 60 lakhs इनकम था ना, माइनस 2 लाख, तो आपका इनकम हो गया 72,07,000, 72,07,000। दिस इज योर इनकम। सिंस वो रेसिडेंट है, RNOR रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, 3 लाख के इनकम टैक्स फ्री है और ये स्लैब रेट आपको आता ही है। और 10% सरचार्ज सेस जोड़ के 2256,080, 2256,080, दिस इज डन। व्हाट वुड बी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम? तो ये तो इनका प्रोफेशन का टर्नओवर एक्सीड्स 50 lakhs दिखा था, 90 lakhs है, तो 31 अक्टूबर का टेक लगा दो दोस्तों। 31 अक्टूबर 26 का टेक लगा दो, 5 का बी। सो MCQs प्रैक्टिस में 95% आपका क्लास में डिस्कशन किया हुआ, 95 क्या 96, 7, 8%, 1-2% कोई ट्विस्ट वाला मिल जाएगा, बट यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एग्जाम में उतना सोचना ही नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट इतना प्रैक्टिस करके जाओगे तो भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो हमेशा आपके लिए आशीर्वाद बना के रखेंगे दोस्तों। यस, नाउ सिनेरियो नंबर 22 पे आ गए। इस पार्ट का ये लास्ट है, बाकी के केस सिनेरियोज अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिर इसके बाद GST का भी आ रहा है। एंड दोस्तों इनकम टैक्स का हर एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन, GST का हर एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन इन पाइपलाइन है। जरूर से आप लोग जब रिवीजन करोगे रैपिड रिवीजन देख लीजिएगा। इसमें RTPs MTPs के लेटेस्ट क्वेश्चंस, इनकम टैक्स का RTPs आ गया है तो वो भी कवर कर लिया जाएगा, और जितने हॉट क्वेश्चंस है लेटेस्ट RTPs MTPs के सब कवर रहेंगे। सो चलिए चलते हैं। मिस्टर अनिमेश, इंडियन सिटीजन, 61 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप बिजनेस कनाडा, रिसाइड्स कनाडा 2011 से, owns a house property Canada, half of which is used by him for residence, half given on rent, Indian currency पे 12 lakhs. He purchased a flat in Delhi, SDB उसका 25 lakhs. He had taken loan from Canara Bank
34 lakh for purchase of this flat. Interest of loan 3 lakh 14,000. Principal payment 80,000. Animes given rent 32,500 since April से let out है. Annual property tax 40,000 paid by Anite whenever he comes to meet his parent. Animes visited India for 124 days 25-26 में. Before that he visited total 366 days for preceding previous years में. ये the house in Ranchi sold कर दिया था May 22 में. In respect of this house he received area rent 296. February 26 में टैक्स नहीं लगा था. कोई बात नहीं, पढ़े थे एचपी में एरिया रेंट जब मिलता है टैक्सेबल. ही ऑल्सो डिराइव सम अदर इनकम. Profit from business in Canada, interest on bonds of Canada, out of which 50% received in India. Income from apple orchard in Nepal, contract and yearly contract fee 5 lakh received in Nepal. Anime sold 10,000 listed share 480 में बेचा इंडियन कंपनी का. 15 मई को एक्वायर्ड. 5 अप्रैल को 100 पर शेयर एसटीटी पेड परचेज सेल. 31 जनवरी का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था. हाईएस्ट प्राइस, एवरेज प्राइस, लोवेस्ट प्राइस. तो हाईएस्ट प्राइस देखते हैं दोस्तों, आप लोग इसको डिस्कस करेंगे. अभी देखते हैं पेपर सेटर ने क्या क्वेश्चन पूछा. बेस्ड ऑन द फैक्ट सिनेरियो चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो नाउ अब हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट क्या है. बट इसमें ना जो कंटेंट्स है डिटेल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है, फिर इनकम फ्रॉम एचपी पूछा है, और कैपिटल गेन भी पूछ लिया इन्होंने, और फिर व्हाट विल बी द टोटल इनकम शिफ्टिंग आउट ऑफ दिस, एंड व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी. ओवरऑल ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे रखिएगा. सीजी वगैरह सब कुछ है इसमें. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने. जस्ट फर्स्ट तो एक नॉर्मल रीडिंग था, पता चल गया क्या क्या है. अब अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करके आंसर निकालेंगे. फर्स्ट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनिमेस. तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए इंडियन सिटीजन 61 से तब वो कनाडा में रहता है, कम्स टू इंडिया ऑन विजिट. तो यहाँ पे 182 डेज देखेंगे. 60 + 365 डेज नहीं लगेगा. COI POI comes to India on visit 182 days. So 182 days, 182 days. Animes visited 124 days 25-26. तो 182 days नहीं हुआ. फिर और एक था COI या POI comes to India on visit 120 days or more and 365 days for PPY में. तो RNOR बन जाएंगे. तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया 124 डेज एंड बिफोर डैट ही विजिटेड 366 डेज. सो वो बन गए RNOR. कहाँ पे है RNOR? 1 का B. RNOR animes in Indian students visited India. Its income from foreign sources exceeds excluding foreign. ओके इनकम भी देखना था. इनकम पे इनका इनकम एक्सीड्स 15 lakhs. तो ये वो RNOR बनेंगे. सो इनकम के लिए he purchased daily is taken loan from this interest on such loan this 32,500 रेंट पे लगाया. 32,500 into 12 और ये से हाउस इन रांची सोल्ड किया 2,96,000. यहाँ से इनकम है, ये नहीं आएगा. इसका कुछ पार्ट इनकम 50% आएगा. फिर शेयर्स बेचे. तो चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट में जाके उनका इनकम देख लेते हैं. इनकम सीजी का इनकम यहाँ पे 18 lakhs है और 21,68,000. तो उनका इनकम इंडियन इनकम ही 15 लाख से ज़्यादा है. तो ही इज़ RNOR, नॉट एन इशू. बट अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में रखना. व्हाट विल बी द टैक्सेबल
इनकम अंडर द हेड एचपी का इनकम कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे इनकम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे, बाकी के प्रोविजंस भी देखकर पता चल जाएगा टोटल इनकम क्या है। एचपी का इनकम कैलकुलेट करना है, एचपी। ये सब फ्लैट इन दिल्ली, HDB taken loan from Canara Bank, purchase interest is 3,14,000, 32,500 रेंट पे दिया, प्रॉपर्टी टैक्स ऑल्सो पेड, ये एचपी में आ जाएगा, और एरिया रेंट भी एचपी में आएगा। तो दो इनकम एचपी का है, दो इनकम एचपी का कैलकुलेशन देखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 32,500 इंटू 12, म्यूनसिपल टैक्स माइनस 30% माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 3,14,000 माइनस 69,000 नेगेटिव है, बट प्रॉपर्टी रांची का एरिया रेंट मिला था, तो एचपी का इनकम हो गया 138,200। आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अनिमेश। तो आइए कैपिटल गेन वाला पे अच्छा से देखते हैं। 10,000 शेयर्स 480 में बेचा है, 15 मई 25 को। तो फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन 10,000 इंटू 480, 48 lakhs, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2017 में खरीदा था LTCG। कॉस्ट के लिए अगर वो आपको याद होगा, वो 1 Feb 2018 के पहले खरीदा था, तो रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉस्ट के लिए अपने क्या देखेंगे, FMV 31 जनवरी 18, या सेल प्राइस पे जो लोअर होगा, और फिर कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा डेट विल बिकम कॉस्ट। सो उन्होंने 480 में बेचा है, तो 48 लाख, एंड कॉस्ट बता दिया 100, तो कॉस्ट इज 10 लाख। और FMV देखना है, FMV स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो हाईएस्ट प्राइस 300, एवरेज नहीं, हाईएस्ट प्राइस 300, तो 10,000 इंटू 300, 30 लैक्स। सो इन दोनों पे लोअर 30 लैक्स, और इन दोनों पे हायर, तो 30 लैक्स, ये 30 लैक्स कॉस्ट, तो 48 माइनस 30, 18 लैक्स LTCG। और इस LTCG पे टैक्स भी जब लगेगा 1,25,000 माइनस करके 12.5%, 112A, याद होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ऐसा मिला है। सो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए रखेंगे, बट अभी टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है, अभी 18 लैक्स टिक मार्क करना है। क्वेश्चन सी का ऑप्शन देखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट 30 लैक्स, हायर ऑफ कॉस्ट, और FMV LTCG। नेक्स्ट दोस्तों, what would be total income of Animesh if we exercise shifting out of default scheme। तो Animesh का टोटल इनकम क्या होगा। HP का तो 138,200 निकल गया था, कैपिटल गेन का 18 लैक्स है, और क्या क्या इनकम है देखते हैं। वो RNOR है, HP हो गया, ये 6,20,000 का 50%, तो 3,10,000, और ये नहीं आएगा। सो तीन आइटम्स को प्लस करना है, तीन आइटम को प्लस करना है। HP निकाल ही लिए थे, CG निकाल ही लिए थे, 310, GTI 22,48,200। एंड सिंस टोटल इनकम पूछा है, तो हाउसिंग लोन रीपेमेंट करते हैं ना, तो वो डिडक्शंस मिलता है। नॉर्मल स्कीम पे हाउसिंग लोन का रीपेमेंट 80,000, so your total income is 21,68,200। 4 का D,
व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरह से देखना, आप लोग को पता है फिर भी 21,68,200 पे पहले अपने LTCG 18 lakhs को हटा देंगे और 18 lakhs हटा देंगे तो बचेगा 368,200। 18 लाख से 1,25,000 12.5%। सो ये देखिए 16,17,5 पे माइनस करके 209। 368,200 वो इंडियन सिटीजन है, वो रेसिडेंट है इंडिया का। तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक छूट है, तो 3 लाख छोड़ के बाकी का टैक्स। सो 221,300 will be your tax liability, 221,300। तो सीजी का टैक्स कैलकुलेशंस भी कवर थे। सो बाकी के एमसीक्यूज भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दोस्तों अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, जितना ही ज़्यादा रिवाइज करोगे ना तो पूरा टैक्स भी रिवीजन होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फुल सिलेबस रिवाइज होता है, एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरा, एग्जाम में ना कोई वो जो डर रहता है वो एमसीक्यूज सिनेरियो बेस का वो खत्म हो जाएगा। एंड दोस्तों टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी का बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाया था, और अब आरटीपी तो आ ही गया है कल ही। आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस और भी मास्टर क्वेश्चंस में टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी के सेशन पे डालते रहूँगा, तो आप लोग ज़रूर से रोज़ एक दो क्वेश्चंस करते रहना। एंड डेफिनेटली इनकम टैक्स जीएसटी जो टैक्सेशन का पेपर है आप लोग को बहुत कंफर्टेबली पास करना है। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।